हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट। आज का जो मेरा ये वीडियो है बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर सामाजिक समस्या मुद्दे, उससे संबंधित जो चैप्टर है विकास से संबंधित विस्थापन को मैं समझाना चाहूँगा। सर्वप्रथम विकास को हमारे को समझना पड़ेगा। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास में गहरा संबंध स्थापित करते हैं। सामाजिक जो नीति है वह परिवर्तन की दिशा तय करती है। हम समाज के लिए कोई भी नीतियाँ वगैरह कुछ बनाते हैं या गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी या योजनाएं बनाती है तो हमारे सोशल चेंज की दिशा को तय करती है। और जब परिवर्तन इच्छित दिशा में होते हैं या निर्देशित रूप में होते हैं तो समाज विकास की ओर अक्सर होता है। अगर हम समाज के लिए कोई नीतियाँ बना रहे हैं और उन नीतियों के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन हम जैसा चाहते हैं उस इच्छित दिशा में हो रहा है या निर्देशित जिस दिशा में हम चाह रहे हैं उस दिशा में सोशल चेंज हो रहा है तो हम विकास की ओर अक्सर होते हैं। विकास शब्द का प्रयोग सामान्यतः जो लोग लगाते हैं वह आर्थिक अर्थों में लगाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय को हम देखते हैं, श्रम विभाजन को देखते हैं, विशेषीकरण को, पूंजी निर्माण में वृद्धि कितनी हुई है इसको, प्राकृतिक स्रोतों का अधिकाधिक दोहन को, मानवीय ज्ञान द्वारा प्रकृति पर अधिकाधिक नियंत्रण आर्थिक विकास को इंगित करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं हम आर्थिक विकास के अंतर्गत देखते हैं। तो सामान्यतः जो विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है वह आर्थिक अर्थों में ही किया जाता है। उस आर्थिक अर्थ में हम व्यक्ति की आय को मुख्यतः, पूंजी निर्माण में कितनी वृद्धि हुई है, हमने प्राकृतिक जो स्रोत है उनका अधिकाधिक दोहन किया है या नहीं किया है, मानवीय ज्ञान द्वारा जो प्रकृति पर अधिकाधिक अधिकार स्थापित किया है या नियंत्रण नहीं किया है, कुल मिला के हमने कितना आर्थिक विकास किया है इस ओर इंगित करता है विकास। लेकिन अगर इस दृष्टि से हम देखें तो विकास शब्द का जो प्रयोग है वो आर्थिक क्षेत्र तक सीमित रखना उचित नहीं है। हमें इसे सामाजिक क्षेत्र में भी देखना चाहिए। यह धर्म में, प्रथाओं, परिवार, राजनीति, संस्कृति आदि अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है। विकास को हम इस विकास को, इस चेंज को हम धर्म में भी देख सकते हैं और प्रथाओं, परिवार, राजनीति व संस्कृति आदि में भी हम इस विकास शब्द को देख के इसका विश्लेषण कर सकते हैं। सामाजिक विकास में सामाजिक संबंधों का विस्तार होता है। सामाजिक विकास से व्यक्ति की स्वतंत्रता, पारस्परिक सहयोग एवं नैतिकता की भावना तथा समुदाय की आय एवं संपत्ति में वृद्धि होती है। सामाजिक जो विकास है वह सामाजिक संबंधों के विस्तार को इंगित करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को इंगित करता है, लोगों के आपस में किस प्रकार का कोरिलेशन है, सहयोग है उसको इंगित करता है और नैतिकता की भावना को भी इंगित करता है और समुदाय की आय व संपत्ति में किस प्रकार से वृद्धि होती है इसका भी अध्ययन करता है। आर्थिक विकास सामाजिक विकास का ही एक अंग है। अगर हम आर्थिक विकास को देखें तो वो सामाजिक विकास का ही एक अंग है जिसे विभिन्न आधारों पर मापना सरल है। होबाउस ने सामाजिक विकास के 4 मानदंडों का उल्लेख किया है। उन्होंने विकास किसी समुदाय के विकास को या वो समुदाय कितना विकसित हुआ है इसको जानने के लिए उन्होंने 4 मानदंड बनाए कि मात्रा का मापन करना, कार्य क्षमता को देखना, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि होती है। इन 4 पॉइंटों में उन्होंने विकास को देखा है। मात्रा, कार्य क्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि।
पहला जो पॉइंट है मात्रा, समुदाय की मात्रा में वृद्धि का जो अर्थ है जनसंख्या में बढ़ोतरी, शक्ति उत्पादन, शक्ति का उत्पादन और क्रियाओं का विस्तार। मतलब मात्रा किसकी बढ़ना, जनसंख्या की बढ़ना, और शक्ति का उत्पादन मतलब कि अधिक से अधिक उत्पादन करना और लोगों के बीच में अधिक से अधिक क्रियाओं का होना। दूसरा है कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में वृद्धि का तात्पर्य है किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यों का विभाजन कर उनमें सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना। कार्य क्षमता के मतलब अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करना और आपस में सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना, जैसा कि श्रम विभाजन में किया जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ है समुदाय के प्रत्येक सदस्य को कार्य करने व विचार करने का अधिकार देना। ये इससे देखा जाता है कि समुदाय के सभी सदस्यों को विचार करने व कार्य करने का उनको अधिकार दिया जाए। सेवा की पारस्परिकता का जो अर्थ इन्होंने लगाया होगा उसने लोगों में पारस्परिक सहयोग एवं सेवा की भावना में वृद्धि होना। हम सामाजिक विकास को हम माप सकते हैं 4 मानदंडों से, मात्रा के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर व सेवा की पारस्परिक वृद्धि होती है। इस आधार पर हम सामाजिक विकास का हम मापन कर सकते हैं। सामाजिक विकास से संबंधित विस्थापन। सर्वप्रथम विस्थापन का अर्थ को समझेंगे। जब कोई व्यक्ति, समूह अथवा समाज किसी कारणवश अपने स्थान से हट जाता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। जब कोई समूह है या कोई व्यक्ति है, समूह या समाज किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, औद्योगिक कारण हो सकता है, नगरीय कारण हो सकता है, आतंकवाद भी हो सकता है, युद्ध भी हो सकता है और सामाजिक कारण भी हो सकता है। अगर इन किन्हीं निम्नलिखित कारणों में से कोई व्यक्ति अपने स्थान से हट जाता है तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जैसे उदाहरण के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, भाखड़ा नांगल बांध, टेहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, बीसलपुर बांध आदि बांधों के कारण जो डूबत क्षेत्र है, डूबत क्षेत्र का तात्पर्य है जहाँ तक बांध की भराव क्षमता है, वो जो उसका पानी फैलेगा जहाँ तक, वहाँ तक कुछ मतलब गांव बने उसमें आ जाते हैं जो बसे हुए हैं, तो उनको विस्थापित किया जाता है, वहाँ से उनको हटाया जाता है कि भविष्य में अगर वाटर लेवल डैम का बढ़ा तो ये गांव मतलब डूबत क्षेत्र में आ जाएंगे या इनको जनहानि का खतरा उत्पन्न हो सकता है या है। इस आधार पर उनका विस्थापन किया जाता है। अब ये तो विकास जो व्यक्तिगत हितों को लेकर या भविष्य में योजनाओं को लेकर करते हैं, जैसे पेयजल योजनाएं हुई, उससे संबंधित बिजली से संबंधित कोई डैम बनाए जाते हैं बिजली उत्पादन संबंध से, जैसे भाखड़ा नांगल हुआ, टेहरी बांध, सरदार सरोवर, बीसलपुर, है ना। तो इस तरह से विस्थापन होता है। लेकिन कुछ नेचुरल भी विस्थापन के जैसे कारण काफ़ी और भी हैं। जैसे सर्वप्रथम कारण है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप आ जाना, भूचाल, महामारी, बाढ़ आदि के कारण भी लोग गांव से नगरों की ओर अथवा नगर से गांव की ओर विस्थापन करते हैं। ये प्राकृतिक कारण है। और समय समय पे आपने देखा होगा गुजरात में भूकंप आया था, गुजरात में प्लग के कारण भी कई लोग अन्य विस्थापित हुए थे, है ना। बिहार, उड़ीसा, असम में भी काफ़ी बार बाढ़ के कारण लोग इधर उधर जाते हैं, दूसरे राज्यों में विस्थापित होते हैं। आर्थिक कारण, आर्थिक जो कारण है वो भी विस्थापन का होता है। लोग निर्धनता, बेकारी के कारण लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने लग जाते हैं। गांव में रोजगार उपलब्ध न होने के कारण लोग शहरों में विस्थापन कर जाते हैं। राजनीतिक कारण, कई बार राजनीतिक कारणों से भी विस्थापन होता है। राजनीतिक क्रांति हो जाती है या उथल पुथल हो जाती है, सत्ता की सरकारों का परिवर्तित होना आदि कारणों से भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। जब कोई शासक बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का होता है
तब भी इधर से उधर जनता का विस्थापन हो जाता है। नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण होता है, गांव से लोगों का नगर की ओर गमन करना नगरीकरण कहलाता है। गांव से लोग जब नगरों की ओर गमन करते हैं और नगरों की जनसंख्या बसती है या बढ़ती है तो उसको हम नगरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। नगरों की चमक दमक, पुलिस, गुप्तचर व्यवस्था, आवागमन के साधनों, विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं की सुविधाओं, बीमारी के इलाज के लिए बड़े बड़े अस्पतालों के होने तथा उपचार की वैज्ञानिक नई नई विधियों के कारण भी लोग नगरों में गमन कर जाते हैं। मतलब अन्य सुविधाओं के कारण भी लोग नगरों में गमन कर जाते हैं। और नगरों के औद्योगिकरण के कारण भी लोग औद्योगिक केंद्रों की ओर अपनी रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए वहाँ चले जाते हैं। तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिकरण होता है तो उसके साथ साथ नगरीकरण की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है, और ये दोनों ही कारण से व्यक्ति विस्थापित होता है। आतंकवाद के कारण भी लोग विस्थापित होते हैं। जैसे अपने कश्मीर का अपन उदाहरण दें तो कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को वहाँ के आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, उसके कारण वे काफ़ी लोग वहाँ से विस्थापित हुए और दूसरी जगह उन्होंने शरण ली और अपना निवास स्थान बनाया। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं। तालिबान उग्रवादियों के कारण कई लोग अफ़गानिस्तान छोड़कर आसपास के प्रांतों में रहने चले गए। ये वहाँ का उदाहरण है तालिबान का, उनके आतंकवादियों के कारण। ये अपने कश्मीर का उदाहरण मैंने दिया। तो आतंकवाद के कारण भी लोग विस्थापन कर जाते हैं। युद्ध के कारण भी, जैसे प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में भी अनेक नगर एवं स्थान उजड़ गए थे। जैसे जापान का अपन देखें, जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर अमेरिकी बमबारी के कारण दोनों ही नगर उजड़ गए और लोगों को अन्य क्षेत्रों में रहने के लिए जाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ रहने पर उनको परमाणु विकिरणों से काफ़ी वो परेशान थे और उनको शारीरिक रोग उत्पन्न हो रहे थे। जीवन जीना एक दुर्भर था, या जीवन बचाना की भी एक बचने की भी एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हुई थी। सामाजिक जो कारण है, एम.एन. श्रीनिवास ने भी इसको संस्कृतिकरण के माध्यम से बताया है। अनेक बार गांव में उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण के कारण वे गांव छोड़कर अन्य क्षेत्रों में रहने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के कारण भी लोगों के स्थान परिवर्तन के अनेक उदाहरण दिए हैं। इस प्रकार से गाँव में प्रभु जातियों के दमन से छुटकारा पाने के लिए लोग गाँव से नगरों की ओर विस्थापित हो जाते हैं। प्रभु जातियाँ वह जातियाँ जिनका गांव में प्रभाव है, वो जनसंख्या में भी ज़्यादा हो सकती है, वो आर्थिक रूप से भी संपन्न हो सकती है, वो उनका नेतृत्व गांव पर होल्ड हो, तो अन्य जातियों के साथ बहुत ही अत्याचार करती है, उनका शोषण करती है, उनके मानव अधिकारों को वो हनन करती है। उसके कारण जो दूसरी जातियाँ हैं वो गांव छोड़ के चली जाती है। तो सामाजिक कारणों में हम इसको देख सकते हैं। विकास से संबंधित विस्थापन के कुछ उदाहरण जैसे अपन देना चाहें तो टेहरी बांध योजना है, सरदार सरोवर बांध योजना है, कोतली मेल परियोजना है। ये सभी इनके कारण, और अपने राजस्थान में देखें तो बीसलपुर जो बांध योजना है उसके कारण भी काफ़ी जो गांव थे वो डूबत क्षेत्र में आने के कारण उनको काफ़ी विस्थापित करना पड़ा। सरदार सरोवर बांध तो काफ़ी लंबे समय से विस्थापितों को भूमि को लेकर, उनके आवास को लेकर समस्या चली आ रही है। तो ये उदाहरण है विस्थापन से संबंधित। यह आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।